तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, इसके लिए माफ़ी मांगते हुए कि पिछले कुछ दिनों में आपके लाइव सेशंस नहीं हो पाए। आज की लाइव क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहले क्वेश्चन के साथ में हम आज की लाइव क्लास को स्टार्ट करें, इसके पहले नए जुड़े हुए लोगों के लिए दो इन्फॉर्मेशंस हैं। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है और उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन करने के बाद में फिर आपको अपने जवाब में ए, बी, सी या फिर डी टाइप करना होता है। तो पहले क्वेश्चन के साथ में आज के हम टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। गाइज, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन, जिनकी मालिक है नीता अंबानी, जो मुकेश अंबानी जी की पत्नी हैं, और एक विदेशी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बीच में एक समझौता करार हुआ है भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। आपको बताना है वो महिला कौन है। ऑप्शन ए है मिलिया ट्रम्प, ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रम्प, ऑप्शन सी है इवांका ट्रम्प या फिर ऑप्शन डी है मिशेल ओबामा। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इसके अलावा जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत में रिलायंस फाउंडेशन की मालिक है नीता अंबानी। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, आपसी सहमति बनी है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। आपको बताना है वो व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए मिलिया ट्रम्प, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रम्प, ऑप्शन सी इवांका ट्रम्प या फिर ऑप्शन डी मिशेल ओबामा। एक लिख करके ए टाइप कर दीजिए मिलिया ट्रम्प के लिए, एक लिख करके बी टाइप कर दीजिए डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, एक लिख करके सी टाइप कर दीजिए इवांका ट्रम्प के लिए और एक लिख करके डी टाइप कर दीजिए मिशेल ओबामा के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की मालिक नीता अंबानी और कौन से एक विदेशी व्यक्ति के बीच में करार हुआ है। तो चलिए गाइज, यहाँ से हम आज के अपने पहले प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इवांका ट्रम्प। इवांका ट्रम्प और नीता अंबानी के बीच में एक करार हुआ है, समझौता हुआ है, जिसमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इवांका ट्रम्प। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ। गाइज, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर तैयार की जा रही है, या इंडिया की सबसे लंबी बौद्ध प्रतिमा होगी, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा होगी। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है नेपाल में, ऑप्शन सी है कोलकाता में या फिर ऑप्शन डी है उड़ीसा में। बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे महात्मा बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर तैयार की जा रही है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क के समय में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। कश्मीर कुंडलवन में हुई है, वैशाली में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, राजगिरी में हुई है। इसके अलावा चारों बौद्ध संगीतियों में, चाहे वो महाकश्यप रहे हों, चाहे सापकामी रहे हों, वसुमित्रा सुघोष रहे हों, ये सब सारे के सारे लोग अध्यक्ष रहे। बौद्ध धर्म पर मैंने सारी क्लास कराई हुई हैं और वो वीडियोज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी कोलकाता, फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम आज के अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब भी देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे महात्मा बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तैयार की जा रही है। तो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही जवाब, कोलकाता। कोलकाता में महात्मा बुद्ध की देश की सबसे लंबी प्रतिमा तैयार की जा रही है। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि कौन से राज्य के बेटे ने, जो एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने पीपी की किट के अंदर एक कूलिंग के लिए कूलर तैयार किया हुआ है। ये एक बीटेक स्टूडेंट है। आपको बताना है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, जिन्होंने अभी क्या किया हुआ है, पीपी की किट के अंदर कूलिंग के लिए एक कूलर को तैयार किया हुआ है। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि ये कौन से स्टेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है यूपी से, ऑप्शन बी एमपी से, ऑप्शन सी राजस्थान से या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से। कौन से राज्य से जुड़े हुए हैं जिन्होंने एक ये बीटेक स्टूडेंट है जिन्होंने पीपी किट के अंदर कूलिंग के लिए कूलर को तैयार किया हुआ है। और जो रॉकेट इंजन होता है, रॉकेट इंजन में कूलिंग के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है, उसी पर आधारित ये भी कूलिंग सिस्टम है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ गाइज। तो ये जो ये स्टूडेंट है जिन्होंने पीपी किट के अंदर कूलिंग के लिए एक कूलर तैयार किया, ये हैं एमपी से रिलेटेड, ठीक है। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा मशहूर शायर रहे राहत इंदौरी का भी हाल ही के दिनों में निधन हो गया, वो भी मध्य प्रदेश के ही थे। तो किस राज्य के बेटे ने, स्टूडेंट ने पीपी किट के अंदर कूलिंग कूलर तैयार किया, ये है मध्य प्रदेश का स्टूडेंट। अब यहाँ से बढ़ते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा है गाइज कि जो फोर्ब्स पत्रिका है, जो दुनिया में सर्वाधिक अमीर लोगों की सूची जारी करती है, इसने अभी दुनिया भर के अभिनेताओं की सूची जारी की है। इस सूची में भारत का भी एक प्रसिद्ध अभिनेता है जिसको 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में, और टॉप 10 में ये भारत का एकमात्र अभिनेता है। बताइए ये कौन है। ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी आमिर खान, ऑप्शन सी विकी कौशल,
और ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। तो कौन है? 4 लिख करके ए टाइप कर दीजिए सलमान खान के लिए, बी आमिर खान के लिए, सी विकी कौशल के लिए, डी अक्षय कुमार के लिए। फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची जारी की है, इसमें किस भारतीय अभिनेता ने 6ठा स्थान प्राप्त किया? गौरतलब है कि फोर्ब्स पत्रिका की सूची में इन्हें पिछले वर्ष भी सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची के टॉप 10 में स्थान मिला हुआ था। तो चलिए यहाँ से हम चौथे क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो गाइस जो फोर्ब्स पत्रिका है उसने बताया है कि दुनिया भर में जो कमाई करने वाले अभिनेता हैं उनमें बॉलीवुड अभिनेता जो अक्षय कुमार हैं ये 6ठे स्थान पर हैं। सॉरी। तो जो फोर्ब्स पत्रिका है इसने बताया है कि जो सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता हैं इनमें जो अक्षय कुमार हैं ये 6ठे स्थान पर है। तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अक्षय कुमार। बढ़ते हैं यहाँ से गाइस हम आज के अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट देख लेते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। गाइस भारत के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर ये है कि भारतीय मूल की एक महिला को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, और अगर ये चुनाव जीतती हैं तो ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। अब बताइए इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है मिशेल बिडेन, ऑप्शन सी है कमला हैरिस, ऑप्शन डी सी है ऋतु कुमार और ऑप्शन डी है सुनीति सक्सेना। तो भारतीय मूल की वो कौन सी महिला हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है अमेरिका में? ऑप्शन ए मिशेल बिडेन, ऑप्शन सी कमला हैरिस, ऑप्शन सी ऋतु कुमार या फिर ऑप्शन डी सुनीति सक्सेना। 5 लिख करके ए टाइप कर दीजिए मिशेल बिडेन के लिए, 5 लिख करके बी टाइप कर दीजिए कमला हैरिस के लिए, 5 लिख करके सी टाइप कर दीजिए ऋतु कुमार के लिए और 5 लिख करके डी टाइप कर दीजिए सुनीति सक्सेना के लिए। तो चलिए गाइस यहाँ से हम आज के अपने 5वें क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तो जो कमला हैरिस है ये अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, और जो बिडेन है ये वहाँ के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। यहाँ से बढ़ते हैं हम आज के अपने 6ठे प्रश्न की तरफ। 6ठा प्रश्न। तो 6ठा प्रश्न हमारा है कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों ने बनारस में 4 नए रागों का सृजन किया हुआ है। आप बताइए इनमें से कौन सा राग है जिसका सृजन अभी हाल ही में नहीं किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। गाइज पूरे लॉकडाउन के दौरान में बनारस में कई घरानों ने 4 नए रागों का सृजन किया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राग है जो 4 रागों में सम्मिलित नहीं है जिनका भी हाल ही में सृजन किया गया है। ऑप्शन ए है शिव मंजरी, ऑप्शन बी है गंगा रंजनी, ऑप्शन सी है अटल कल्याण, ऑप्शन डी है चारुकेशी और ऑप्शन ई है शबनमी। इसमें से 4 राग हैं जिनका सृजन किया गया है, लेकिन एक राग ऐसा है जिसका सृजन नहीं किया गया, वो पहले से पुराना राग है। आप बताइए इसमें से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। लॉकडाउन के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों ने बनारस में 4 नए रागों का सृजन किया है। इनमें से निम्न में से कौन सा राग इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए शिव मंजरी, ऑप्शन बी गंगा रंजनी, ऑप्शन सी अटल कल्याण, ऑप्शन डी चारुकेशी, ऑप्शन ई शबनमी। तो चलिए गाइज यहाँ से हम आज के अपने 7वें प्रश्न का सही जवाब भी देख लेते हैं। तो गाइज शिव मंजरी, गंगा रंजनी, अटल कल्याण और शबनमी इन 4 रागों का हाल ही में सृजन किया गया, जबकि राग चारुकेशी पुराना शास्त्रीय संगीत जो है वो है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चारुकेशी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में, अध्यक्षता की जगह पर मध्यस्थता कर लीजिएगा, मध्यस्थता में इजरायल और एक ऐसा देश है जिसके साथ में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिनमें दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों की बहाली पर सहमति बनी है। आपको बताना है वो देश कौन सा है। इसके बाद में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है, मैं बताऊंगा, पहले ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी कुवैत या फिर ऑप्शन डी यूएई। अब आप बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी मध्यस्थता में एक इजराइल और एक गल्फ कंट्री है जिसके बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाएंगे, सूचना का सहयोग बढ़ाएंगे, साथ ही साथ राजनीतिक संबंधों की भी स्थापना करेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में भी राजनीतिक संबंध जो थे वो खराब हो गए थे। इसके बाद से पूरे गल्फ कंट्री में आलोचना हो रही है उस देश की, और जो ईरान के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, वहाँ उस देश के लोग विरोध कर रहे हैं। आप बताइए वो कंट्री कौन सा, सऊदी है, ईरान है, कुवैत है या फिर यूएई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में मध्यस्थता में ये जो समझौता है ये हुआ है, ठीक है। इसको एक नाम भी दिया गया, मैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगले दिन बनाऊंगा, तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा उसे कौन सा पंचायत कहा गया या अवार्ड कहा गया। तो गाइज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में इजराइल और यूएई के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें से दोनों देशों के बीच में अब राजनीतिक संबंधों की बहाली होगी। यूएई ने मिशन होप के नाम से भी जापान से क्या किया हुआ है, अपना मिशन मंगल लॉन्च किया हुआ है। बढ़ते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज क्या है कि नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी पीएम जो हैं की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए। आप बताइए इस बार उन्होंने कौन सी बार लाल किले पर झंडा फहराया, 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार या फिर 9वीं बार।
तो गाइज गैर कांग्रेसी पीएम में सर्वाधिक जो बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड अभी तक था वो था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर झंडा फहराने वाले सर्वाधिक झंडा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति बन गए हैं। ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। सर्वाधिक जो बार रिकॉर्ड है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम, दूसरे स्थान पर आती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब आप बताइए कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये लाल किले पर झंडा फहराने वाले कौन से गैर कांग्रेसी पीएम है, कौन से नंबर पे आ गए हैं? इन्होंने अब की बार कौन से आ तो गए हैं, अब सर्वाधिक शीर्ष पर आ गए हैं, कौन सी बार इन्होंने झंडा फहराया था? छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार या फिर 9वीं बार? तो चलिए गाइज यहाँ से इस क्वेश्चन का भी हम सही आंसर देख लेते हैं। गाइज अभी तक उन्होंने 6 बार संयुक्त रूप से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में झंडा फहराया था, अब की बार उन्होंने 7वीं बार झंडा फहराया था। तो ऑप्शन बी है सही जवाब। नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर झंडा फहराने वाले शीर्ष व्यक्ति बन गए, उन्होंने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रतिवर्ष कितनी औसत वर्षा होती है? जो एनसीईआरटी रिव्यू की सीरीज है वहां पर जो मैं आपको कक्षा 10 के भूगोल का चैप्टर पढ़ा रहा था जल संसाधन के बारे में, वहां पर मैंने आपको इस बारे में बताया था। तो भारत में प्रतिवर्ष कितनी औसत वर्षा होती है? ऑप्शन ए 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 114 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 214 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शन डी 224 सेंटीमीटर। बताइए भारत में प्रतिवर्ष कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है? 14 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर, 214 सेंटीमीटर या फिर 224 सेंटीमीटर। तो गाइस चलिए यहाँ से हम भारत में प्रतिवर्ष कितनी औसत वर्षा होती है इस प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 114 सेंटीमीटर। भारत में प्रतिवर्ष 114 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। बढ़ते हैं यहाँ से गाइस हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए भारतीय विद्युत का कितना प्रतिशत भाग है जो जल विद्युत से प्राप्त होता है? ठीक है, जल विद्युत से कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है भारतीय विद्युत का? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 32% या फिर ऑप्शन डी 42%। भारतीय विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 12, 22, 32 या फिर 42? ये आपको बताना है यहाँ पर। फटाफट मुझे बताइए भारतीय जल विद्युत का ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 32% या फिर ऑप्शन डी 42%। भारतीय विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो चलिए गाइस यहाँ से हम इस क्वेश्चन का भी सही जवाब देखेंगे। तो जो भारतीय विद्युत है इसका कितना प्रतिशत भाग है जो जल विद्युत से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन था, इसका जवाब आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 22%। कुल मिलाकर के जो जल विद्युत है वो 22% हिस्सा जो है भारतीय कुल विद्युत का वो प्राप्त होता है जल विद्युत के माध्यम से। बढ़ते हैं यहाँ से आज के कल अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 11वीं सदी में अपने समय की एक बड़ी कृत्रिम झीलों में शामिल थी, ये कौन सी झील थी? ये बड़ी कृत्रिम झील थी 11वीं सदी में अपने समय की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। बताइए जरा ये झील कौन सी थी? ऑप्शन ए भोपाल झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी चिल्का झील या फिर ऑप्शन डी नाग झील। तो फटाफट बताइए 11वीं सदी में अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी? भोपाल, डल, चिल्का या फिर नाग? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम अपने इस क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो गाइस 11वीं सदी में अपने समय की एक कृत्रिम झीलों में थी, वो थी हमारी भोपाल झील। ऑप्शन ए है इस सवाल का सही जवाब। 11वीं सदी में अपने समय की सबसे बड़ी झील थी भोपाल झील। अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, कौन सा राज्य है जिसने अपने थानों में ऑनलाइन अदालती व्यवस्था शुरू करने की बात कही है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने ये कहा है कि वो अपने राज्यों में अब राज्य के थानों में ऑनलाइन अदालत की व्यवस्था करेगा? कोरोना पैंडेमिक के दौरान काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं हैं, ऐसे में कैदियों को लाने ले जाने और उनकी पेशी कराने में खासी मशक्कत का सामना राज्यों को करना पड़ रहा है। तो ये बताइए कि कौन सा राज्य है जिसने अपने थानों में ऑनलाइन अदालती व्यवस्था शुरू करने की बात कही है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो फटाफट मुझे बताइए कि कौन सा वो राज्य है जिसने अपने थानों में ऑनलाइन अदालत की व्यवस्था शुरू करने की बात कही है? दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़ राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश थानों में ऑनलाइन अदालती व्यवस्था शुरू कर रहा है? तो गाइस चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन का भी हम सही जवाब देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली ने क्या किया है कि अपने राज्य के थानों में ऑनलाइन अदालती व्यवस्था को शुरू करने की बात कही हुई है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? अच्छा ये सबसे आसान सवाल है आज का, बता दीजिए। गंगा नदी पर है, महानदी पर है, नर्मदा पर है या फिर ताप्ती पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? गुजरात मुख्य रूप से इसमें लाभान्वित होता है, एक बहुत बड़ी परियोजना है और मेघा पाटेकर इसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो बताइए सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है। ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए गंगा नदी के लिए, ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए महानदी के लिए, ऑप्शन सी टाइप कर दीजिए नर्मदा नदी के लिए और ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए ताप्ती नदी के लिए। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा, महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो चलिए यहाँ से हम इस क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। तो गाइस जो सरदार सरोवर परियोजना है ये हमारी है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और सरदार सरोवर परियोजना इसी नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा वो स्टेट है जिसने पंचायत प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर सामूहिक आवासों की सुविधा प्रदान करने की बात कही हुई है?
तो वो कौन सा स्टेट है जो पंचायत प्रतिनिधियों को क्या करेगा, जिला मुख्यालयों पर सामूहिक आवास की सुविधा प्रदान करेगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो वो कौन सा राज्य या फिर संघ शासित प्रदेश है जो पंचायत प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर सामूहिक आवासों की सुविधा प्रदान करेगा? ठीक है, तो जिला मुख्यालयों पर वो प्रदान करेगा किसकी सुविधा? आवासों की, सामूहिक आवासों की। तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए के लिए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य के पंचायत प्रतिनिधि हैं जिनको जिला स्तर पर अब सामूहिक आवासों की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो चलिए गाइस, यहाँ से इस क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनको अब जिला स्तर पर सामूहिक आवासों की सुविधा क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। और जम्मू कश्मीर ही वो स्टेट बन गया है, जो संघ शासित प्रदेश बन गया है, जिसके पंचायत प्रतिनिधियों को बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। अगला जो हमारा गाइज क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि किस मंत्रालय ने अपने 4 विभागों को भी हाल ही में समाप्त करने की घोषणा की हुई है? इनको देखते हुए बाकी जो मंत्रालय हैं वो भी ऐसे कदम उठा सकते हैं। ऑप्शन ए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर ऑप्शन डी एचआरडी मिनिस्ट्री। तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी हाल ही में अपने 4 विभागों को समाप्त करने की घोषणा की हुई है? टेक्सटाइल मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है यानी गृह मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय या फिर हमारा एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, वो है। कौन सा मंत्रालय है जिसने मिनिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के माध्यम को ध्यान में रख करके अपने 4 विभागों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो गाइस ये है हमारा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने क्या किया? अपने 4 बड़े विभागों को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो हमारा कार्यक्रम अनुसंधान कार्यक्रम था, इसकी नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी सुदीप सरदेसाई या फिर ऑप्शन डी है इसरो। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की नींव किसने रखी थी? अब्दुल कलाम ने, विक्रम साराभाई ने, सुदीप सरदेसाई ने या फिर इसरो ने? फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब बता दीजिए। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम के लिए, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई के लिए, ऑप्शन सी सुदीप सरदेसाई के लिए और ऑप्शन डी इसरो के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने जो हमारा परमाणु कार्यक्रम है इसका भी हेड बनाया गया था, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का। और वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की नींव करता है या फिर उन्हें जन्मदाता कहा जाता है भारत में अंतरिक्षिकी का? तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन का भी सही जवाब बता देता हूं। इनका भी हाल ही में बर्थडे था। ये है हमारे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों को, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी हाल ही में। तो इस प्रकार से ये थे हमारे आज के टॉप कुछ क्वेश्चंस। पिछले कुछ दिनों से गाइस लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्वेश्चंस वाली, तो मैं पूरी उम्मीद से कह रहा हूं कि कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और बाकी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिनकी वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैं पूरे यकीन से ये चीज़ कहना चाह रहा हूं आप सबको कि अब उम्मीद है कि क्लासेस जो होगी वो टाइम से डेली 8 बजे आप तक पहुंच जाया करेंगी। और लाइव क्लासेस में हम डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, करंट से जुड़े हुए सवालों पर भी और बाकी सारी चीज़ों पर भी। तो कल सुबह करंट अफेयर की क्लास जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता देना चाह रहा हूँ, सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है लाइव डेली। और इसके बाद में शाम 8 बजे फिर हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला है उसको भी हमने स्टार्ट कर लिया है। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस नाइट।